नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। आज का एपिसोड हर उस टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है जो प्रॉपर्टी बेचने, खरीदने या रीडेवलपमेंट में जुड़ा है। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स कब लगता है? 24 महीने बाद बेची गई प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म गेन कैसे गिना जाता है? रीडेवलपमेंट में मिले नए फ्लैट किराए या मुआवजे पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? और कैपिटल गेन से बचने के लिए सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F में कौन कौन सी छूटें मिल सकती है? इन सभी अहम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट CA विमल पुनिया, जो बताएंगे कि टैक्स बचाते हुए सही इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग कैसे की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टैक्स मंत्रा, जहां हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स और रीडेवलपमेंट के नियमों पर सिर्फ टैक्स मंत्रा के शो में। बहुत बहुत स्वागत है पुनिया जी, हमारे को वक्त देने के लिए, 18 स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत आप इसी से करता हूं। कई सारे हमारे पास ये सवाल आते हैं कि घर बेचने पर किस तरह से टैक्सेशन होता है, एक प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कैसे, इसमें क्या फर्क है? सर, घर बेचने पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे डिवाइड होता है? समझो आज मैंने मेरा घर बेचा और अज्यूम करो ये घर मैंने 2 साल पहले लिया था। जब भी मैं बोलूंगा कि लिया था, मतलब मेरे को 2 साल पहले इसका पोजीशन मिल गया था, एग्रीमेंट हो गया था, स्टाम्प ड्यूटी भर दी थी, रजिस्ट्रेशन हो गया था, और उसके बाद मैं 2 साल के बाद बेचता हूं, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और 2 साल के अंदर अंदर मैं बेचता हूं लेने के, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो मेरे को 12.5% टैक्स लगता है। फिर उसमें सरचार्ज ऐड होता है 15%, फिर 4% एजुकेशन सेस ऐड होती है, तो टोटल 14.95% टैक्स लगता है। और शॉर्ट टर्म के अंदर मेरी नॉर्मल इनकम में वो ऐड हो जाता है, और जो मेरा स्लैब में जो टैक्स आता होगा, जिस कैन गो अप टू 30% टैक्स ऑल्सो, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में 2 साल का गैप होना चाहिए। 2 साल का गैप होना चाहिए। लेकिन सर, अभी बजट के अंदर सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था, तो उसके बाद लोगों में ये कंफ्यूजन है कि भाई 12.5% बिना इंडेक्सेशन को चुने या 20% जो है वो इंडेक्सेशन के साथ चुने, तो कौन किसके साथ जाने में ज्यादा फायदा है? इसमें ऐसा है सर कि 22 जुलाई 2024 में जो फाइनेंस बिल आया था, सेकंड बिल आया था, फर्स्ट बिल तो फरवरी 2022 में आ गया, 24 में आया था। 22 फरवरी 2024 को जो बिल आया था बाद में, उसमें उन्होंने बोला था पहले कैपिटल गेन टैक्स 20% था लॉन्ग टर्म का, और उन्होंने उन्होंने 20% से घटा के 12.5% कर दिया। तो 12.5% टैक्स के लिए काफी लोगों ने बाद में कहा भाई हमने तो, और इंडेक्सेशन बंद कर दिया। टैक्स तो 20 से 12.5 पे लिखे आए, लेकिन उन्होंने इंडेक्सेशन बंद कर दिया। जो इन्फ्लेशन जो जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं वैसे इंडेक्सेशन मिलता था। तो बहुत सारे लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन फाइल किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जिन आदमियों ने 22 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी ली है, उनके पास दोनों ऑप्शन है। आप इंडेक्सेशन मत क्लेम करो, 12.5% टैक्स भर दो कैपिटल गेन के ऊपर, और अगर आपको इंडेक्सेशन क्लेम करना है तो वो भी करो, तो टैक्स आपको 20% लगेगा जो पहले था। तो इसमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जब रिटर्न अपन भरते हैं तो पहला सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, और जो मेरा गेन हो गया उस पर 12.5% वर्किंग करूंगा। अगर 12.5% के हिसाब से मेरे को समझो 100 रुपए टैक्स भरने को आता है, फिर साइड में मैं वापस इंडेक्सेशन वाला भी कैलकुलेशन करूंगा। कभी मैंने लिया था उसका इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से क्या वैल्यू होता है, सेल वैल्यू माइनस इंडेक्स वैल्यू, और उसका मैं 20% से वर्किंग करूंगा। और मेरे को लगता है कि मेरा इंडेक्सेशन लेने के बाद 20% लगाने के बाद भी कम आ रहा है, तो उतना डिफरेंस मेरे को टैक्स में कम भरना है। बिल्कुल। तो मतलब जो लोग हैं उनके पास ये विकल्प है, टैक्स पेयर के पास विकल्प है कि आप दोनों यस, चेक कर अगर 22 लीजिए। जुलाई 2024 के पहले आपने प्रॉपर्टी ली है तो आपका मतलब विकल्प है, दोनों में से जिसमें कम टैक्स भरता है वो आपको भरने का है। बिल्कुल। एक चीज से आपसे समझना चाहता हूं, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गाइडलाइन वैल्यू से कम दाम में बेची जाए तो टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि कई बार होता है कि जो रेडी रेकनर रेट है, सर्कल रेट है, उससे कम में भी प्रॉपर्टी बेची जाती है, तब फिर उसका टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ, इसमें ऐसा होता है सर कि समझो आज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और अज्यूम करो उसकी मेरा एग्रीमेंट वैल्यू हो रहा है 2 लाख, 2 करोड़ रुपया। और सर्कल रेट जो अपन कहते हैं, बॉम्बे में रेडी रेकनर कहते हैं, दिल्ली में सर्कल रेट कहते हैं, गुजरात में जंतरी रेट कहते हैं। तो वो वैल्यू अगर मेरा 2.5 लाख आता है वहां के लोकल स्टाम्प ड्यूटी के रूल के हिसाब से, लोकल सर्कल वैल्यू के हिसाब से, वहां के रेडी रेकनर के हिसाब से, तो मेरा ये गिना जाएगा कि मेरे को 2.5 लाख की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में मिल गई है, और मैंने 50 लाख रुपया कमा लिया है। तो वो 50 लाख मेरे को
अंडर सेक्शन 56(2)(10) एक सेक्शन है, उसके अंदर मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ट्रांजेक्शन रिलेटिव के बीच में हो रहा है, मेरे भाई से खरीद रहा हूँ या फादर से या मदर से, या आपस का रिलेटिव का ट्रांजेक्शन है, अंकल मामा मासी, तो उसके अंदर वो सेक्शन नहीं लगता है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी तो 2.5 करोड़ में 2 करोड़ में ही ली है और सर्कल रेट गलत है, 2.5 करोड़ लगा रहा है, तो मैं उसको आईटीओ को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ये मैटर वैल्यूएशन सेल में भेजो, और इनकम टैक्स के अंदर एक वैल्यूएशन सेल डिपार्टमेंट है, वो उसका वैल्यू करेगा। और वो अज्यूम करो कि उसका वैल्यू करता है 2 करोड़ 10 लाख, तो 2.5 इग्नोर हो जाएगा, 2 करोड़ 10 लाख रहेगा। और 2 10 के अंदर भी वापस 10% और रिबेट हो जाती है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू में 10% तक मैं ऐड करके जो वैल्यू निकालूंगा, वहां तक मेरा वैल्यू आता है, तो मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी की पकड़ी जाएगी, बट डीवीओ का रिपोर्ट अगर कम वैल्यू आता है, वैल्यूएशन सेल का रिपोर्ट कम वैल्यू आता है, तो अपने को कम वादा लगेगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि जो सर्कल रेट है उससे 10% कम तक अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या बेची जाती है तो फिर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है। उसमें लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर 10% से ज्यादा भी फिगर आता है, तो भी अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अपन कह सकते हैं कि वैल्यूएशन सेल में रेफर करो, इसका वैल्यू निकालो। बिल्कुल। और वो वैल्यू अगर सर्कल रेट से कम आ गई, तो सर्कल रेट को इग्नोर करेंगे, डीवीओ का रिपोर्ट पकड़ा वैल्यू पकड़ जाएगा। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर कहते हैं उसको, सीपीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है वो। तो इसके लिए क्या किसको रिक्वेस्ट करना पड़ता आईटीओ है? को, जब आईटीओ एक्चुअली आजकल क्या होता है, जब से मोदी जी आए हैं, पहले क्या होता था 100 में से 5 केस स्क्रूटनी में आते थे, अभी 400 में से 1 केस स्क्रूटनी में आता है। अगर आपका केस ही स्क्रूटनी में नहीं आया तो आपका भला हो गया उधर ही। लेकिन समझो मेरा केस स्क्रूटनी में आ गया, तो आईटीओ बोलेगा कि सर्कल रेट 2.5 करोड़ रुपया है, आपने 2 करोड़ में कैसे ले लिया, तो मैं उसको कहूंगा कि मेरा वैल्यू 2 करोड़ ही है, आप वैल्यू से सेल में रेफर करो मैटर, क्योंकि ये 2.5 करोड़ और 2 करोड़ में 10% से ज्यादा का डिफरेंस आ गया। 2 करोड़ का एग्रीमेंट है, 2 करोड़ 20 लाख तक चलेगा, लेकिन 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर जा रहा है 2.5 करोड़, तो मैं उसको कहूंगा वैल्यूएशन सेल में रेफर करो। वैल्यूएशन सेल वाला जो वैल्यू करेगा, अगर वो वैल्यू 2.25 करोड़ करता है या 2 करोड़ 30 लाख करता है, वो वैल्यू पकड़ा जाएगा। लेकिन सर लेकिन अगर इसमें वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख के भी ऊपर वैल्यू करता है, तो मेरा 2.50 तक फ्री होएगा, उसके ऊपर वैल्यू इग्नोर होगा। या वैल्यूएशन वाला 2 करोड़ के नीचे भी वैल्यू कर देता है, तो वो भी इग्नोर होगा। 2 से नीचे नहीं जा सकता है, 2.50 से ऊपर नहीं आ सकता है, 20 का वैल्यू अगर वैल्यू जो भी करेगा, उस हिसाब से मेरा आगे टैक्स लगेगा। अच्छा, तो ये तो मान के चले कि ज्यादातर जो रजिस्ट्रीज होती है उसमें 10% तक का तो हर किसी के पास एक कुशन रहता है और लोग उसको 10% तो कम करा ही देते हैं रजिस्ट्री को। यस सर। ओके, अब इसके उल्टा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भाई सर्कल रेट है, रेडी रेकनर रेट है, उसके ऊपर भी कई सौदे होते हैं, क्योंकि जो दोनों पार्टियों में अगर अंडरस्टैंडिंग है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, उसके ऊपर अगर कितने परसेंटेज तक अगर सौदा हुआ तो टैक्स की लाइबिलिटी बदलती है। नहीं, ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज मार्केट वैल्यू समझो, सर्कल वैल्यू आ रही है 2.5 करोड़, में एग्रीमेंट करता हूँ 4 करोड़ का, तो इनकम टैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम टैक्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जिसको हाँ जो बेचेगा उसको ज्यादा टैक्स आएगा। हाँ तो ऊपर वाले में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर्कल रेट से नीचे होगा तो प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, सेक्शन 50C और 56(2) का क्या मकसद है और यही इसे वैल्यू है। 50C ये कहता है जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं और सर्कल वैल्यू से नीचे में बेचता हूं, तो मेरा इनकम टैक्स वैल्यू सर्कल रेट से लगेगा। और ये 50C कैपिटल गेन में आता है, इंडिविजुअल एचयूएफ आदमी बेचता है उसका। लेकिन अगर कोई फर्म है, बिल्डर है, और बिल्डर फ्लैट बेच रहा है और उसका सर्कल वैल्यू 2.5 करोड़ है और बिल्डर 2 करोड़ में बेच रहा है, तो उसको 43CA में ऐड होता है। तो बिल्डर तो बेचने वाला है, 50C में भी बेचने वाले पे आ गया, तो जो आदमी खरीदता है उसको 56(2) लगता है, और सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू का डिफरेंस का उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करना पड़ता है। लेकिन उसका ऑप्शन एक ही है, ऑफिसर का बोलो आप वैल्यूएशन सेल में रेफर करो, वैल्यूएशन सेल वाला वैल्यू करेगा, वो वैल्यू अगर जो फिक्स करेगा उससे आप 10% का प्लस माइनस करके अपना रिटर्न भर सकते, अपना आगे बढ़ सकते हैं असेसमेंट के लिए। बिल्कुल। एक चीज आपसे समझना चाहता था, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में टैक्स कब लगता है, साइनिंग के वक्त या कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर? या एक्चुअली क्या, पहले बॉम्बे में क्या होता था, एक बिल्डर लैंड खरीदता था और माल बनाता था। अभी जमीन का भाव बहुत बढ़ गए, तो अभी जॉइंट डेवलपमेंट होता है। समझो मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और अज्यूम करो कि आप बिल्डर है, तो मैं आपको कहूंगा, मेरे मन में ऐसा आएगा कि आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीद के भी 2 पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा मैं आपके साथ मैं क्यों नहीं कमाऊं साथ में। तो मैं मेरा जमीन आपको दूंगा, आप अपना एक्सपर्टीज यूज करेंगे, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे, पैसा लगाएंगे और फाइनल बिल्डिंग बनाएंगे। तो या तो आप मेरे को बाद में पैसा देंगे या मेरे को एरिया देंगे। तो अगर मैं जॉइंट डेवलपमेंट कर रहा हूं और मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं, तो मेरे को टैक्स जिस दिन बिल्डिंग बन के रेडी होगी और जिस दिन आप मेरे को फ्लैट देंगे मेरा शेयर का, उस दिन मेरे को टैक्स लगेगा।
लेकिन मैं अगर पार्टनरशिप फर्म हूं, कंपनी हूं, एलएलपी हूं, तो मेरे को आज एग्रीमेंट करूंगा और जिस दिन मैं आपको जगह का पोजीशन दूंगा उसी दिन मेरे को टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें सर एक और सरल सवाल, बहुत सारे जैसे मुंबई की बात करी तो बहुत सारी बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट पे जाती है और हमने भी देखा है कि जिसका अगर 800 स्क्वायर फीट का कारपेट का घर है उसको रीडेवलपमेंट के बाद 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, तो जब ज़्यादा एरिया मिलता है तो उन मामलों में आपको कैसे टैक्स देना पड़ता है? इसमें एक्चुअली क्या हो गया है, बॉम्बे में भी जमीन करीब करीब डेवलप हो गई है तो रीडेवलपमेंट काफी पॉपुलर हो गया है। बॉम्बे में आप जाएंगे तो हर तीसरी चौथी बिल्डिंग रोड के ऊपर आपको रीडेवलपमेंट होती हुई दिखेगी। बॉम्बे में आज की डेट में 20,000 बिल्डिंग ऐसी है जो ओल्ड है, और कालबा देवी एरिया में ही 2,000 बिल्डिंग है। कालबा देवी, गिरगाम, ओपेरा हाउस, कुलाबा, जो अलग बिल्डिंग है रीडेवलपमेंट हो रही है। रीडेवलपमेंट में होता क्या है, ये दो सिस्टम आ जाता है। एक तो मैं टेनेंट हूं और मेरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, और एक में ओनर रोड मेरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है। लेट्स अज्यूम कि मेरी सोसाइटी जहां पे मेरा फ्लैट है 1,000 फुट का, वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है। अभी 1,000 फुट के सामने मेरे को 1,500 फुट एरिया मिलेगा। तो वो सिचुएशन के अंदर मेरा टैक्स कैसे लगेगा? एक्चुअली मेरे को जूना फ्लैट जा रहा है, नया फ्लैट आएगा, तो पहली बात तो मेरे को टैक्स, मैं अगर ओनर हूं तो मेरे को टैक्स तो आएगा जिस दिन मेरे को फ्लैट वापस मिलेगा उस दिन। लेकिन आएगा कैसे? उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो दिन मेरे को फ्लैट मेरा मिलेगा, लेट अस अज्यूम उस दिन 1,00,000 रुपया फुट का भाव है और मेरे को बिल्डर 15,000 1500 फुट एरिया देता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा रफली 15 करोड़ रुपया। ये फ्लैट मैंने कभी खरीदा था, मेरी कॉस्ट क्या है? वो मेरी खरीदा था समझो 1980 के अंदर, और मेरी वो टाइम में कॉस्ट थी 1,00,000 रुपया, तो मेरा कॉस्ट तो 1,00,000 रुपया ही है। मिल रहा है मेरे को 15 करोड़ की चीज। तो लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 31 मार्च 2001 के पहले ली हुई है तो आप 31 मार्च 2001 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2001 को समझो मेरा 1,000 फुट का फ्लैट का वैल्यू होता है लेटेस्ट अज्यूम का 1.5 करोड़ रुपया रेडी रखने के हिसाब से। तो मेरे को 1.5 करोड़ की वैल्यू है, मेरे 1,00,000 का फिगर, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट को इग्नोर करना है। 1.5 करोड़ का फिगर आ गया, मिल रहा है मेरे को 15 करोड़। 15 में मैं 1.5 करोड़ कम कर दूंगा तो पीछे बचा 13.5 करोड़। 13.5 करोड़ में अंडर सेक्शन 54 मकान के सामने मकान मिल रहा है, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है कि 10 करोड़ तक का अगर आपका कोई गेन हो रहा है तो आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। तो मेरा 13.5 करोड़ में 10 करोड़ तो फ्री हो गया, उसके बाद बचा मेरा 3.5 करोड़। उसके ऊपर मेरे को 12.5% टैक्स और सरचार्ज और एजुकेशन सेस, ऐसा करते हुए मेरे को 50 लाख रुपया टैक्स में चला जाएगा। अगर मेरे को 50 लाख नहीं भरना है तो मैं रीडेवलपमेंट जाने के पहले ही मैं मेरे वाइफ को 25%, 50%, मेरे बेटे को या मेरे भाई को या भाई के बच्चों को, जिसको मेरा सेक्शन के हिसाब से परमिटेड है, उसको मैं गिफ्ट कर दूं। तो समझो लेटेस्ट जो कि मैंने मेरे वाइफ को गिफ्ट कर दिया 50%, तो मेरा 13.5 करोड़ का गेन डिवाइड हो गया दो पार्ट में। 6.25 करोड़ मेरे वाइफ का हो गया, 7.25 करोड़ मेरा हो गया। और जो दिन मैंने किया खरीदा था वो डेट मेरे वाइफ का पकड़ा जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन। जो डेट मेरा कॉस्ट जो मेरा है वो मेरे वाइफ का कॉस्ट पकड़ा जाएगा, तो जो 1.5 करोड़ का कॉस्ट भी आधा आधा हो जाएगा हमारा, और वो हिसाब से दोनों को 10-10 करोड़ का फायदा मिलेगा, तो हमारे को टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो 10 करोड़ तक का गेन कोई होता है तो टैक्स फ्री है, 10 करोड़ के ऊपर हुआ तो मुझे टैक्स लगेगा। बिल्कुल सर, 10 करोड़ की तो आपने बात ये कह दी, लेकिन अगर किसी मामले में यहाँ तो 1000 स्क्वायर फीट का था और आपको 1500 स्क्वायर फीट मिल रहा है तब, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट ही मिल रहा है और जो कुल कीमत है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो भी टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, लगेगा। मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी कि मेरे को क्या मिल रहा है। आज नया बिल्डिंग मिल रहा है, पहले ओल्ड बिल्डिंग था। ओके, तो ये दर्शकों के लिए काफी रोचक जानकारी है कि रीडेवलपमेंट में जो आपको घर मिलता है उसमें अगर 10 करोड़ तक की कुल वैल्यू है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। एक और सर रीडेवलपमेंट में फ्लैट ओनर्स को जो किराया और हार्डशिप अलाउंस मिलता है तो वो किस तरह से टैक्सेबल होता है? सर एक्चुअली क्या हुआ था, जो हार्डशिप अलाउंस मिलता है, हमारा इनकम टैक्स में एक फॉर्मूला है कि वहां हमारे यहाँ पे 5 हेड ऑफ इनकम है: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम एंड अदर सोर्सेस। इसके अलावा कोई भी इनकम किसी की है जो 5 सेक्शन में फिट नहीं होती है, वो टैक्स फ्री है। तो हार्डशिप अलाउंस एक ऐसा है कि मेरे को जो अनकन्वीनियंस हुआ, 3 साल बिल्डिंग मेरी बनेगी, मेरे को वहां पे दूसरी जगह रहने को जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब होगा, मेरा ऑफिस का सब कुछ डिस्टर्ब होगा, जहां मैं 50 साल से रह रहा हूँ, एवरीवन नोज मी, नया एरिया में मैं जाऊंगा, तो इसको कहते हैं हार्डशिप। तो हार्डशिप में जो भी पैसा मिलता है उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। अब समझो एक हार्डशिप मेरे प्यून को समझो हो रही है, वो 5 लाख की है, तो सेम हार्डशिप मेरे को होगी तो 50 लाख की हो गई, और सेम हार्डशिप ग्वालियर महाराजा को होगी तो 500 करोड़ की हो गई, और सेम हार्डशिप मुकेश अंबानी को होगी तो 5,000 करोड़ हो गई। तो ये वैल्यू में डिटरमाइन नहीं कर सकते।
तो हार्डशिप के अंदर जो भी पैसा मिलता है सब टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, ओल्ड जजमेंट बीसी श्रीनिवासन सेठी केस करके है, 128 आईटीआर पेज नंबर 214। और वो जजमेंट कहता है जब आपकी कॉस्ट नहीं है कोई चीज तो उसके ऊपर गेन आपको नहीं लगेगा। फिर लॉ में सर्टन अमेंडमेंट हुए बाद में, तो टेनेसी पे टैक्स लगाया, गुडविल पे टैक्स लगाया, रोड परमिट पे टैक्स लगाया, लूम परमिट में टैक्स लगाया। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी जिसकी कॉस्ट नहीं है आपको टैक्स नहीं लगता है। रेंट पे सर, रेंट का रेंट भी जो वही सेम सिस्टम है। रेंट में पहले क्या होता था, रेंट में से जब खर्चा करते थे तो वो हम कम कर देते थे, बाकी पे टैक्स भरते थे। लेकिन पिछले 2 साल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कम से कम 8 से 10 केस डिसाइड कर लिए कि रेंट भी हार्डशिप के जैसा ही है और उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो जिनकी सोसाइटी रिडेवलपमेंट में जा रही है, रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि आपको जो रेंट भी मिलेगा उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ये बता रहे देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट विमल पुनिया जी। और एक और सवाल सर, सोसाइटी को मिले कॉर्पस फंड पर टैक्स देना पड़ता है क्या? सेम फॉर्मूला जो हार्डशिप का मैंने बताया, मेंबर को मिलता है वो हार्डशिप है, और सोसाइटी को मिलता है उसको हम कॉर्पस कहते हैं। और कॉर्पस में भी कोई भी पैसा सोसाइटी को मिलता है उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल, सोसाइटी को अभी मिलने बहुत बार वाले। क्या होता है, आईटीओ लोगों को आधी समझ होती है, वो ऐड करते जाते हैं, अपीलें होती है, पर एंड रिजल्ट रहेगा कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, सेक्शन 54, सेक्शन 54 ईसी और सेक्शन 54 एफ में क्या क्या छूट मिल सकती है और जिसका फायदा लेना चाहिए? 54 तो यही हुआ जो मैंने आपको बताया, मकान के सामने मकान मिल रहा है, लॉन्ग टर्म है, 2 साल से मेरा ज्यादा पीरियड होल्डिंग था, और नया मकान मेरे को 3 साल के अंदर रेडी होना चाहिए। अगर मेरे को एग्रीमेंट में बिल्डर लिख के देखे देता है रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में या ट्रिपल ए एग्रीमेंट में कि मैं आपको 3 साल में मकान नहीं दूंगा, 4 साल में दूंगा, तो ये 10 करोड़ का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में वो लिख के देता है कि मैं आपको 3 साल में दूंगा, रेरा की साइट पे लिख के देता है कि 3 साल में दूंगा, फिर वो बाई दी में 3 साल में नहीं देके 4 साल में भी देता है, तो हाईकोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है जो उसको रिलीफ दे देंगे। बट एग्रीमेंट में उसको 3 साल लिख के देना पड़ेगा। इसको कहते हैं 54। 54 एफ ये होता है कि जब भी मेरे पास में समझो को टेनेंसी की जगह है, मैं टेनेंट हूं बिल्डिंग में, लैंडलॉर्ड नहीं, ओनर नहीं हूं मैं, और वो बिल्डिंग डीलॉर्ड में जा रही है और टेनेंसी के सामने मेरे को मकान मिलेगा, तो वो 54 एफ पे कवर होगा। उसमें क्या कंडीशन है, मेरे पास में अगर रहने का कोई मकान नहीं है तो ये मकान मिलेगा, वो फ्री है। मेरे पास एक मकान है और ये दूसरा मकान होगा तो भी मेरे को फ्री है। मेरे पास ऑलरेडी 2 मकान है और ये टेनेंसी के सामने मेरे को तीसरा मकान मिल रहा है, तो मेरे को इसका रेडी रेक्टर वैल्यू पे टैक्स लगेगा। मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 10 करोड़ का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर मेरी ओल्ड टेनेंसी है, रहने का मकान एक है, ये दूसरा है, तो मुझे 10 करोड़ तक का टेनेंसी का मकान पे भी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी मेरा फ्री रहेगा। 54 ईसी क्या कहता है, अगर मैं कभी कोई कैपिटल एसेट बेचता हूं लैंड एंड बिल्डिंग में, और जो पैसा मेरे को मिलता है और उससे मेरा कॉस्ट और इंडेक्सेशन करने के बाद जो मेरा एक्चुअल टैक्स प्रॉफिट बचता है, फाइनल प्रॉफिट कॉस्ट कम करने के बाद, वो प्रॉफिट में से 50 लाख रुपए तक मैं सर्टन बॉन्ड में रख सकता हूं, जिसमें रेलवे के बॉन्ड है, 4-5 तरह के बॉन्ड है गवर्नमेंट के, और उसके अंदर मेरा 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। 5 से 6% मेरे को ब्याज मिलता है, ब्याज पे मेरे को टैक्स लगना पड़ेगा, लेकिन 50 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। यह है ओके। 54 ईसी। 54 है, मैंने आपको बता दिया, मकान के सामने मकान। और 54 एफ के अंदर अगर मेरे पास रहने का मकान नहीं है, मैं कोई भी चीज बेचता हूं, ज्वेलरी बेचता हूं, टेनेंसी बेचता हूं, शेयर्स बेचता हूं, लॉन्ग टर्म एसेट, और मैं उसके सामने मकान खरीदता हूं, तो मेरे को पूरा सेल वैल्यू इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके। अगर लेकिन सर 2 घरों में निवेश करने पर भी छूट मिल सकती है, अगर मैंने शेयर बेचे या मकान बेचा और उसके 2 घर ले लिए तो? अभी एक्चुअली क्या हुआ था, 2015 तक कानून ये था कि मैं एक मकान बेच के एक से ज्यादा मकान ले सकता था। सेक्शन में तो लिखा था ए हाउस, पर हाईकोर्ट ने बोला ए इज नॉट ए सिंगुलर, इट इंक्लूड प्लूरल ऑल्सो। तो एक मकान का मतलब नहीं कि एक ही ले सकता हूं, तो मैंने 2015 तक तो मैं एक से ज्यादा ले सकता था। फिर 2015 में अमेंडमेंट आ गया कि आप एक हाउस ले सकते हैं, वन हाउस, एक की जगह हटा के उन्होंने वन कर दिया। लेकिन 2 साल पहले वापस अमेंडमेंट किया कि अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपया है, तो 2 करोड़ मकान रुपए में मैं 2 मकान खरीद सकता हूं। ये समझो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मेरा मकान बेचता हूं 3 करोड़ में, मेरा कॉस्ट है 1 करोड़, 2 करोड़ का मेरा गेन हो गया। एक बच्चे को वाल्केश्वर में जाना है, दूसरे बच्चे को बोरीवली में जाना है, तो 1-1 करोड़ रुपया मैं 2 मकान में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जो अभी अलाउड है। 2 मकान में ले सकता हूं रेजिडेंशियल मकान, पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से नहीं ज्यादा होना चाहिए, और लाइफ में एक बार ही कर सकता हूं। उसमें भी सीलिंग है कि कुल जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली। ओके। यानी अगर सर दो एक मकान उदाहरण लेना के। है तो, और एक ही मकान लेना है तो मेरा कितना भी कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, यानी सर एक मकान बेचा, 10 करोड़ रुपए में वो मकान बेचा गया, उसकी जो कॉस्ट थी वो 2 करोड़ थी, 8 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो उस 8 तो करोड़ मेरा में एक ही मकान ले सकूंगा, दो नहीं ले सकूंगा। ओके, और अगर दो लेने हैं तो 2 करोड़ का गेन होगा तो दो ले सकता हूँ। 2 करोड़ का मैक्सिमम गेन 2 करोड़ का ही होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल। एक सर, अगर खरीदार एनआरआई है तो उसे प्रॉपर्टी खरीद पर कितना टीडीएस काटना होता है? एनआरआई से मैं अगर जो प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो मेरे को 14.95%, समझो एक एनआरआई है, उसे मैं 2 करोड़ के अंदर फ्लैट खरीद रहा हूं, तो मुझे पूरा सेल वैल्यू का 14.95% टीडीएस काटने का है। और वो पैसा मैं समझो ये महीने में नवंबर में मैं काट रहा हूं, तो मुझे 7 दिसंबर के पहले गवर्नमेंट को भरना भी है। काटने के पहले मेरे को 10 नंबर लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास 10 नंबर नहीं है तो मेरे को काटने का हक ही नहीं है। 7 तारीख के पहले पैसा भरना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो क्वार्टरली रिटर्न जाता है, तो जब मैं 10 नंबर लूंगा तो दिसंबर के अंदर मेरा अक्टूबर टू दिसंबर का एक रिटर्न भी होएगा, वो रिटर्न मेरे को भरना पड़ेगा। तो मेरे बिल्कुल। को एनआरआई से मैं टैक्स काट के रख सकता हूं। एनआरआई को लगता है कि उसका इतना गेन नहीं होएगा, उसकी तो कॉस्ट तो होगी कुछ ना कुछ। 1495 तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है कैपिटल गेन का। तो उसको आईटीओ को सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे को सर्टिफिकेट दो लोअर टीडीएस का। और आईटीओ उसको एप्लीकेशन करने के बाद वेरीफाई करेगा कि एनआरआई ने प्रॉपर्टी कभी लिया था, कितने में लिया था, पैसा कहां से लेके आया था, सोर्स क्या था, अभी टैक्स कितना आएगा, तो वो लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट भी दे देगा। लेकिन आईटीओ को जो सर्टिफिकेट देगा वो खाली टीडीएस का देगा। जब समझो आईटीओ बोलता है कि आपको 1% टीडीएस काटेगा, 15% नहीं काटेगा, तो 1% टीडीएस में मेरे को 15% सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐसा ऐड करके जो फिगर आएगा 1.5 या 1.2 या 1.3 जो भी आएगा, वो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आईटीओ सर्टिफिकेट देगा खाली टीडीएस का, तो उसमें सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस को ऐड करके मुझे टीडीएस काटने का है। बिल्कुल। सर, रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के टैक्स नियमों में कुछ अंतर है क्या? क्योंकि आजकल अर्बन इलाकों में भी लोगों का रुझान है लैंड के प्रति। देखो, अर्बन लैंड के अंदर तो सीधा टैक्स लगता है कैपिटल गेन। एक ही एक्सप्रेशन है, अगर सरकार एक्वायर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंपल्सरी एक्विजिशन में, तो उसको टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री है कितने। लेकिन वो 1 जनवरी 2014 के बाद अमेंडमेंट आया था। गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चीज एक्वायर की है, अर्बन या रूरल कुछ भी, 31 दिसंबर 2013 तक, तो उसके अंदर टैक्स लगता था, नॉर्मल टैक्स। टैक्स कभी लगता था नॉर्मल, मैंने आपको पहले बोला कि जिस दिन पोजीशन होता है उस दिन टैक्स आ जाता है। लेकिन सरकार जब एक्वायर करती है, तो जो दिन सरकार आपको पैसा देती है उस हिसाब से टैक्स आता है। 1 जनवरी 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज एक्वायर की है, तो उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है, 100% एग्जेम्प्टेड है। पैसा भले आज मिले या 10 साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले, जब भी मिलेगा टैक्स फ्री है। एज फार एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज कंसर्न, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में तो नॉर्मल कोर्स में टैक्स लगेगा, एक्सेप्ट खाली गवर्नमेंट एक्वायर करे उसके लिए अलावा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता था पहले, कि जहां पे आपकी लैंड सिचुएटेड है, वहां की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से 10,000 से कम है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो जगह 8 किलोमीटर से लंबी है, तो आपको टैक्स नहीं लगता था, अदरवाइज लगता था। लेकिन अभी क्या, म्युनिसिपलिटी एक्सपांड हो रही है। जैसे बॉम्बे के अंदर भी आप जाओ, विरार, वसई, पहले खाली वो वहां पे भी पंचायत थी, बट आज वहां के 400 गांव म्युनिसिपलिटी में ऐड हो गए। पूना, नासिक, नागपुर सब एक्सपांड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सिटी एक्सपांड होती है, गांव नजदीक आते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2014 में एक और अमेंडमेंट कर दिया कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, क्योंकि 10,000 से कम में तो म्युनिसिपलिटी बनती भी नहीं है, 10,000 मिनिमम होना चाहिए। तो 10,000 और 1 लाख के बीच में आपकी पॉपुलेशन है, और आपकी रूरल लैंड 2 किलोमीटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री के बाहर है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। 2 किलोमीटर के अंदर है तो लगेगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, और लैंड सिचुएशन है 6 किलोमीटर के बाद, तो टैक्स फ्री है। 6 किलोमीटर के अंदर है म्युनिसिपलिटी से, तो टैक्स लगेगा। और पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो आपके 8 किलोमीटर के बाहर है, तो टैक्स नहीं लगेगा। 8 किलोमीटर के अंदर है तो लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट रूल जो था कि 8 किलोमीटर के बाहर और पॉपुलेशन गांव की 10,000 से कम है, वो रूल आज भी है, पर फर्दर कंसेशन देने के लिए 3 सेक्शन और ऐड किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विमल पुनिया जी, आपने तमाम बातों को बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया। और हमारे दर्शकों को भी मैं कहूँगा, ये जो बुलेटिन है, ये जो टैक्स मंत्रा का शो है, ये आप भी अपने फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। और कभी भी जब चर्चा हो कि अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो किस तरह का टैक्सेशन होगा, रीडेवलपमेंट पे आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा तो टैक्सेशन क्या लगेगा, और अपने दोस्तों को, अपने
रिश्तेदारों को ये शो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन शो है। ये हमने तैयार किया है, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात की है, जिस पर अपनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन दी है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट विमल पुनिया ने। तो टैक्स मंत्रा के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।